Reciprocity theorem. In any linear passive bilateral network, the ratio of response output to excitation input remains constant even when the positions of source load are interchanged. देखिए, जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो पैसिव एलिमेंट पर लगती है, बाकी सभी थ्योरम एक्टिव एलिमेंट पर लगती है, बट यह पैसिव एलिमेंट पर लगती है। जैसे देखिए, रिस्पांस बटा के एक्साइटेशन बराबर कांस्टेंट I1 बटे V1 बराबर I2 बटे V2। देखिए, इस सर्किट पे क्या है कि इस सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम यह कहती है कि जो इनके अंदर एलिमेंट होना चाहिए वह पैसिव एलिमेंट RLC होना चाहिए। इसके साथ ही इन एलिमेंट में पहले से कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात कि यहाँ पे दो ठो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, जबकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाने के लिए सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स रहना चाहिए, एक ही वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दो ठो वोल्टेज सोर्स है तो इस पर नहीं लगेगी। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में लीनियर पैसिव नेटवर्क है। देखिए V1 एक्साइटेशन है, I1 रिस्पांस है, तथा दूसरे फिगर में I2 रिस्पांस है तथा V2 एक्साइटेशन है। तो I1 बटे V1 बराबर I2 बटे V2। तो देखिए रिस्पांस बटे के एक्साइटेशन, रिस्पांस से यहाँ पे करंट होगा, एक्साइटेशन वोल्टेज होगा। देखिए यहाँ पे I2 बराबर हो जाएगा 100 गुणे के 1/10 बोले तो 10 एम्पियर, चूँकि I1 बराबर दिया 1 एम्पियर, V1 बराबर 10 वोल्ट तथा V2 का मान दिया है 100 वोल्ट। तो I2 का मान हो जाएगा 100 बटा के 10 बोले तो 10 एम्पियर। सवाल दिया द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, द वेव शेप ऑफ वोल्टेज ड्रॉप V across द इंडक्टर इज। देखिए यह जो फिगर है वह करंट का रैंप सिग्नल दिया गया है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का जो सिग्नल होता है उसे रैंप सिग्नल बोला जाता है। तथा हम जानते हैं कि सबसे छोटा होता है इम्पल्स। इम्पल्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं तो रैंप आता है। इसी तरह उल्टा, यदि रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टेप आएगा, स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इम्पल्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है इंडक्टर के क्रॉस। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है VL बराबर L इंटू DI/dt। तो देखिए यहाँ पे I रैंप सिग्नल दिया है, तो यहाँ से जो I का dy/dt करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टेप मिलेगा, और स्टेप सिग्नल इसमें जो ऑप्शन डी वाला है वही है, अतः यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा आंसर। सवाल दिया है इन द सर्किट V इज इनपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 फैराड, करंट थ्रू द कैपेसिटर इज। देखिए जो वोल्टेज लगाया जा रहा है वह यहाँ पे रैंप सिग्नल है, यह कैपेसिटर के क्रॉस लगाया जा रहा है। इसमें करंट पूछा है, तो देखिए कैपेसिटर से फ्लो होने वाले करंट का मान होता है C इंटू dV/dt। मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज लगाया जा रहा है उसका dV/dt लेना है, और dV/dt एक तरह से प्रवणता होती है, स्लोप होती है सिग्नल का। जो
चेंज इन वोल्टेज होता है वही स्लोप होता है। तो इस सिग्नल का स्लोप निकालेंगे, प्रवणता। तो देखिए इस सिग्नल का प्रवणता निकालेंगे तो देखिए वाई अक्ष पर वोल्टेज को लिखे हैं तथा एक्स अक्ष पर टाइम को लिखे हैं। तो देखिए जो पहला ब्लैक कलर वाला सिग्नल है उसका प्रवणता हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे की x2 माइनस x1। तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 0 बटा की 1 माइनस 0, यानी 10 प्रवणता आ जाएगा। अब जो ग्रीन वाली रेखा है उसका स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा -12 माइनस 10 बटा के 3 माइनस 1, यानी कि इसका प्रवणता हो जाएगा -11। अब देखिए जो पीला कलर वाला रेखा है उसका जो प्रवणता हो जाएगा +11, फिर आगे का जो होगा वह -11 हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि I बराबर होता है C इंटू डी/dt। तो C का मान यहाँ पर 2 फैराड दिया है। तो देखिए जब वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उस समय जो करंट है वह 20 एम्पियर तथा जब स्लोप का मान -11 है उस समय स्लोप का मान, करंट का मान -22 एम्पियर, और फिर जब स्लोप 11 है तो उस समय करंट +22 एम्पियर है। अब देखिए इनका जो है अब रेखा पर प्रदर्शित करेंगे इसको। तो देखिए इसका सिग्नल डायग्राम इस प्रकार बनेगा। देखिए 0 से 1 टाइम पर 20 एम्पियर, फिर 1 से 3 टाइम तक -22 एम्पियर, फिर 3 से 5 टाइम तक 22 एम्पियर करंट हो रही है। दूसरा यह भी बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज सिग्नल है वह रैंप सिग्नल है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए वह स्टेप सिग्नल है, लेकिन सभी स्टेप सिग्नल है तो आंसर को इस प्रकार एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सवाल दिया, द कंडेंसर ऑफ 20 माइक्रोफैरड एंड 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 90 वोल्ट सप्लाई। आफ्टर चार्जिंग दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सप्लाई एंड are connected in parallel with positive terminals connected together, and similarly the negative terminal, then the voltage across them will be। सवाल में कर रहा है कि 2 ठो कैपेसिटर हैं 20 माइक्रोफैरड तथा 40 माइक्रोफैरड का, इनको सीरीज में जोड़ा गया है तथा इन सभी को 90 वोल्ट के एसी सप्लाई से जोड़कर चार्ज किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखें कि सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं उनके क्रॉस चार्ज सेम रहता है तथा पैरेलल में जो चार्ज होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है। जैसे Q इक्विवेलेंट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट Qn तक, जबकि सीरीज में समान होता है चार्ज सब पर। तो देखिए सीरीज में जो कैपेसिटर पर चार्ज है उसको निकालेंगे। तो देखिए सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हैं तो इनका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 गुणे C2 बटा के C1 प्लस C2, यानी कि 20 गुणे 40 बटे के 60। अब देखिए हम जानते हैं चार्ज Q बराबर होता है C गुणे के भी C भी, यानी C इक्विवेलेंट गुणे के भी, यानी Q बराबर हो जाएगा 20 गुणे 40 बटा के 60 गुणे के 90। यहाँ से चार्ज का मान 1200 माइक्रो कूलम आ जाएगा। अब देखिए 1200 माइक्रो कूलम दोनों कैपेसिटर पर आ जाएगा। अब इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दे रहे तथा पैरेलल में एक एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। एसी सप्लाई पर वोल्टेज का मान पूछा है
देखिए जब समांतर में जोड़ देते हैं तो टोटल चार्ज की बात करें तो अब हो जाएगा Q1 प्लस Q2, बोले तो 1200 1200 2400 हो जाएगा। अब देखिए पुनः इस समांतर वाले सर्किट में Q बराबर C इक्वलेंट गुणे V वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से C इक्वलेंट का माना जाएगा 20 40 60 तथा Q का माना जाएगा 2400, तो V का माना जाएगा 2400 बटा के 60, यानी कि 40 वोल्ट आ जाएगा आंसर। सवाल दिया द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर व्हेन चार्ज विथ ए कांस्टेंट करंट इंक्रीज लिनियरली। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट करंट का फिगर बनाया गया है, वाई अक्ष पर आई है, एक्स अक्ष पर टी है। यहाँ पे देखिए आई डीसी करंट लगाया जाता है। तब देखिए हम जानते हैं VC बराबर होता है कैपेसिटर के क्रॉस 1/C समाकलन आई dt। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर पर स्टेप करंट दिया जा रहा है, तो देखिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो फार्मूला से जो करंट है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो स्टेप सिग्नल का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो रैंप सिग्नल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि संधारित्र के क्रॉस वोल्टता रेखीय रूप से बढ़ता है। कैपेसिटर के अंदर जब वोल्टेज लगाते हैं तो उसके अंतर्गत एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के परमाणु को पोलराइज्ड करती है और फिर उसके अंदर चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ हो जाएगा इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए सबसे पहले चौक अथवा कॉइल के बारे में जानते हैं। तो कोई भी चौक जो होता है, कॉइल होता है, वह इंडक्टर का बना होता है। तो कोई भी इंडक्टर जो होता है वह वायर से ही बना रहता है लपेट कर। तो जब उसको इंडक्टर को बनाते हैं तो देखिए कुछ न कुछ उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, मतलब कि उस कॉइल को एक इंडक्टर तथा एक रेजिस्टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। मतलब कि इस चौक का इंडक्टेंस हाई रहता है तथा रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, कम होता है। अब देखिए कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के मेटल के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। मतलब कि उसका कैपेसिटर का फिगर बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार बनेगा, मतलब पैरेलल में एक ठो रेजिस्टेंस लगा रहेगा तथा एक ठो कैपेसिटर लगा रहेगा और यह जो हाई रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटेड मटेरियल के कारण, तो देखिए इसमें लीकेज करंट फ्लो करती है इसके माध्यम से, तथा जो यह रेजिस्टेंस होता है वह इन्फिनिटिव लगभग अनंत होता है, बहुत हाई होता है। इस मतलब एक कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर ए गुड कैपेसिटर दिस पैरेलल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई हो जाएगा आंसर। डाइलेक्ट्रिक लॉस कैपेसिटर में इसी रेजिस्टेंस के कारण होता है। और देखिए इस कैपेसिटर के क्रॉस जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है उसका फार्मूला होता है ओमेगा इंटू सी इंटू वी स्क्वायर इंटू 10 डेल्टा वाट्स, या रियल पावर होता है। सवाल दिया है इन मल्टी प्लेट कैपेसिटर देयर आर ए टोटल ऑफ 9 प्लेट इन पैरेलल दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू 8 कैपेसिटर इन पैरेलल। देखिए यहाँ पे 5 वो प्लेट हैं तो इन पांचों के बीच में 4 जगह इंसुलेटर मटेरियल को रख सकते हैं। अतः देखिए
बनने वाले कैपेसिटर की संख्या यहाँ पे एक कम हो रही है। मतलब यदि n नंबर ऑफ प्लेट हैं तो बनने वाले इंसुलेटर n-1 इंटू सी बोले तो इसका फार्मूला हो जाएगा n-1 इंटू एप्साइलन नोड इंटू एप्साइलन आर इंटू ए बटे के डी होगा। देखिए यह वेरिएबल कैपेसिटर है। यहाँ पे सवाल दे पीस ऑफ ऑयल सोक्ड पेपर हैज बीन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी। देखिए यहाँ पर एक ठो दो ठो प्लेट है, उनके बीच में ऑयल पेपर लगा दिया गया है। ऑयल पेपर का एप्सिलॉन आर बोले तो सापेक्ष विद्युतशीलता बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है सी भी, यानी V बराबर होता है Q बटा के C। तो देखिए जब C बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी डिक्रीजेज। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के प्लेट के अंतर्गत रखते हैं तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज में केवल तभी फर्क पड़ेगा जब उसके क्रॉस जो बैटरी लगा है उसको यदि चेंज करते हैं। मतलब यदि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, यदि कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। V प्रोपोर्शनल 1/C। सवाल दिया इफ ए कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए स्क्वायर वेव करंट सोर्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। देखिए यहाँ पे जो करंट कैपेसिटर के क्रॉस दी जा रही है वह स्क्वायर है वेव है। स्क्वायर वेव मतलब कि स्टेप सिग्नल। V बराबर हम देखते हैं कि 1/C समाकलन I/dt, मतलब करंट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो करंट का जब स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं तो रैंप मिलता है जो कि ट्रिंगुलर होता है, तो ट्रिंगुलर वेव हो जाएगा। किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बढ़ते घटते क्रम को दिखाया गया है। सवाल दिया है द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट के VR बराबर किलोवाट tan थीटा अथवा kVA साइन फाई, kVA साइन थीटा। Q बराबर P tan थीटा अथवा Q बराबर S इंटू साइन थीटा। यहाँ पे S एपारेंट पावर है, P रियल पावर है, Q रिएक्टिव पावर है। सवाल है द वोल्टेज मैग्निफिकेशन Q एट रेजोनेंस इज गिवन बाई। देखिए क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है Q का XL/R होता है रिएक्टेंस बटा के रेजिस्टेंस। अब देखिए मान लीजिए कि I स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो बन जाता है रिएक्टिव पावर बटा के एक्टिव पावर। मतलब Q बराबर हो जाएगा रिएक्टिव पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे की एवरेज पावर एट रेजोनेंस। तथा क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटा के बैंडविड्थ, मतलब ओमेगा नोट बटा के बैंडविड्थ। सवाल दे 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के क्रॉस एक शुद्ध प्रतिरोध को जोड़ा गया है जिसमें अधिकतम पावर 500 वाट है, तो परिपथ का औसत शक्ति किसके बराबर होगा? तो देखिए हम जानते हैं P एवरेज बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई। तो देखिए शुद्ध प्रतिरोध है, अतः VRMS तथा IRMS के बीच में जो एंगल होगा वह शून्य होगा, यानी कास फाई का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एवरेज पावर दिया है 500 वाट। तो देखिए अब मान लीजिए कि VRMS बराबर चाहे VM बटा के करणी में 2, IRMS बराबर IM बटा के करणी में 2। तो देखिए दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा VM इंटू IM बटा के 2 हो जाएगा एवरेज पावर बराबर। बोले तो P मैक्स बटा के 2, P मैक्स बटे के
2 का मान 500 दिया है। देखिए यहाँ पे अधिकतम पावर जो कि पी मैक्स का मान दिया है 500, तो एवरेज पावर बराबर हो जाएगा 500 बटा के 2 बोले तो 250 वाट हो जाएगा। सवाल दिया है विद्युत चुंबक में चुंबकत्व का पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल का मान शून्य हो जाने पर विद्युत चुंबक बन जाता है। दिया गया कथन है कोरसिव फोर्स। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तथा ऊपर बी है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। देखिए जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो बी भी बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए जब एच को घटाते हैं तो बी भी घटता है और बी जाकर दूसरे ऊपर वाले पॉइंट पे हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एच तो शून्य हो गया बट जो बी का मान है वह शून्य नहीं हुआ है, और जो शून्य नहीं हुआ है मतलब जो बचा कुचा बी है उसे रिटेंटिविटी बोला जाता है। मतलब कि उसने कुछ मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया है, जिसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब देखिए उसको शून्य बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग कोरसिव फोर्स बोलते हैं, जिसको एक्स अक्ष के सापेक्ष दिखाया गया है। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज बन जाता है और इस प्रकार बनी आकृति को ही कोरसिव लूप बोलते हैं, कोरसिव लूप बोलते हैं। और इसी से जनरली हम लोग कोरसिव हिस्टेरेसिस का फार्मूला देखते हैं, पीएच बराबर KH गुणे BM के पावर 1.6 गुणे F गुणे V। देखिए इसी कारण रिटेंटिविटी का जो मात्रक है, चूँकि रिटेंटिविटी y अक्ष पे है, B के क्रॉस है अतः इसका हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, तथा जो कोरसिव फोर्स है वह एक्स अक्ष बोले तो एच के क्रॉस है, तो इसका फार्मूला हो जाए, इसका यूनिट होगा एच का यूनिट, तो उसका मात्रक एम्पियर टर्न पर मीटर होता है।